मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपकी दी हुई प्रॉब्लमों पर वीडियो बनाता हूं, आप बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, उसके लिए मैं बड़ा आपका धन्यवादी हूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक आधी प्रॉब्लम के लिए मैं अवश्य आपका मार्गदर्शन करूंगा, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। आज के इस एपिसोड में हम एक बालक का कुंडली का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। वो शिक्षा में कमजोर है और गुस्सा अधिक है और कुछ बुरी आदतें आज नहीं है कल को हो सकती हैं। उससे भी उसके अभिभावक का मार्गदर्शन करेंगे ताकि अभी से वो कुछ कंट्रोल हो सके, परिस्थितियां ऐसी पैदा ही ना होने दे जो ऐसा हो। दर्शकों, शिक्षा के संबंध में मैंने पहले भी अपने एपिसोड में 8 में और 149 में या बीच बीच में कभी मैं बताता रहता हूं, शिक्षा के मापदंड के लिए 8-9 बिंदु हैं। उनमें जितने अधिक अच्छे होंगे आपके बच्चे के, तो उतनी ही शिक्षा अच्छी होती चली जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी कोई बात नहीं, बताएंगे इस बालक के लिए भी, ताकि और भी जो मेरे दर्शक जुड़े हैं उनका भी मार्गदर्शन होगा। तो दर्शकों, आज का विषय होगा शिक्षा संतान की हानि, वंश की हानि, समाज में अपमान, कुंडली शापित। बड़ा गहन विषय है। दर्शकों, अच्छी संतान हर मां बाप को चाहिए, और जो भी चीज मिलती है, संतान हो या पत्नी हो या कुछ भी हो, वो जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे हमको भोगना पड़ता है। अगर आज इस बालक की कुंडली में कुछ अशुभ योग है, तो आप ऐसा मान के सोचिए कि उनके पिता की भी कुंडली में कुछ ऐसे योग होंगे जो इस प्रकार की संतान मिली है। इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। तो मैंने अमूमन देखा है कि बच्चों की शांति करा लेते हैं, लेकिन जब तक उसके पिता की भी माता की शांति नहीं होगी तो कैसे प्रभाव मिलेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन का भाव है। लगन और लग्नेश जातक का स्वयं का प्रतिनिधि करता है, वह कैसा है, उसके ऊपर कैसा प्रभाव है, पाप प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, वह जातक के उस स्थिति को बयान करता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, सप्तम भाव व्यवसाय का, जीवन साथी का भाव है, अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है और पिता का भाव है। यह संतान का है तो पिता का भाव है, और यह उच्च शिक्षा का भी भाव है। दसम भाव सम्मान का भाव। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे कैसा भी कर रहे हैं, आपको क्या सम्मान मिलेगा इस जीवन में, वो दसम भाव से मिलेगा। दसम भाव। एकादश भाव आमदनी का भाव है। आपकी सोसाइटी में रहते वो सोसाइटी भाव है। इच्छा पूर्ति का भाव है और बड़े भाई का भाव है और आमदनी का भाव है। हम ज्यादातर आज आर्थिक युग है, आमदनी को देखते हैं, वही हमको आमदनी चाहिए। द्वादश भाव मुख्य रूप से हम इसको सहवास सुख से देखते हैं, क्योंकि शादी के बाद सहवास सुख बहुत जरूरी है। अगर शादी हो गई और सहवास सुख नहीं है तो शादी का कोई मतलब नहीं है। वैसे दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और खर्चे का भी भाव है। तो ये 12 भाव मैं हमेशा बताता हूं, ताकि जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको भी पता हो, ताकि कुंडली, किसी भी कुंडली समझने में आसानी हो। मैं आज आपको बता देता हूं फिर, शिक्षा के कुछ बिंदु हैं। बुद्धि से संबंध में लगन, लग्नेश, बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, जो बुध ग्रह है। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है, बुद्धि विवेक का भी भाव है, और पंचम भाव का स्वामी कुंडली कोई भी होने दो, ये 5 बिंदु बुद्धि से कंसर्न है। कोई भी जातक होने दो, कोई भी पुरुष होने दो, मैं हूं या आप कोई भी हो, ये 5 बिंदु बुद्धि से कंसर्न है। इन 5 में जो अच्छे होंगे तो उतनी ही परसेंटेज में उसकी बुद्धि तेज होगी। मन, क्यों, बुद्धि और मन का बहुत ही मेल है। मन चतुर्थ भाव मन है, चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, ये 3 बिंदु मन के हैं। हमारा मन इनके ऊपर डिपेंड करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा मन का कारक है, माता कारक है। उसके बाद है ज्ञान का है गुरु ज्ञान का भंडार है। बुध कैचिंग पावर है, बुद्धि का कारक है, तो गुरु ज्ञान का भंडार है, मेमोरी पावर है।
ये 9 बिंदु हैं जो कि कोई ज्योतिषाचार्य इनको 8 बता देता है, कोई 9 बता देता है, वो कोई मदद नहीं, लेकिन ये 9 बिंदु हैं। उल्टे पुल्टे करके कुछ इसमें मिक्स भी आ जाते हैं तो उसके कोई बात नहीं है, लेकिन साधारण तौर पर 9 बिंदु है। इन 9 बिंदुओं में से जितने अच्छे प्रभावी होंगे उतना ही अच्छा सर चला जाएगा। उसके बाद हम विचार करेंगे सप्तम भाव में सूर्य मंगल गुरु शुक्र की युति हो, सप्तम भाव में सूर्य मंगल की युति हो तो ऐसा जातक क्या प्रभाव होगा। लगन कोई भी होने दो, सप्तम भाव में सूर्य मंगल गुरु शुक्र हो तो क्या प्रभाव होगा वो बात करेंगे। दूसरा, समस्त 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके अगर 3 भावों में है तो शूल योग होता है, वह भी जीवन में सम्मान में परेशानी देता है। विचार करेंगे क्या उसका होता है। दर्शकों, जातक का जन्म 25 अक्टूबर 2006 अनुराधा 4 शुक्ल पक्ष 4 बुधवार को जन्म हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन हुआ, मेष लगन के 13 डिग्री विराजमान है। चतुर्थ भाव में शनि कर्क राशि में 29 डिग्री 33 मिनट लेकर विराजमान है। मैं हमेशा बताता हूं अंशों में कमजोर है तो फल भी उतना ही मिलेगा। मृत अवस्था में है, लगन से फर्क है, 16 डिग्री का है, मृत अवस्था में तो उतना ही फल मिलेगा, उतना ही प्रभाव होगा। पंचम भाव में केतु 29 डिग्री लेकर के विराजमान है शत्रु राशि में। सप्तम भाव में मंगल 7 डिग्री लेकर के विराजमान है, सूर्य से अस्त है। मंगल लगन भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी अस्त है। सूर्य शुक्र वहीं पर 7 डिग्री 25 मिनट लेकर के विराजमान है, सूर्य से अस्त है। सूर्य की 7 डिग्री 59 मिनट लेकर के, वहीं पर गुरु 29 लेकर के 30 मिनट पर विराजमान है। अष्टम भाव में बुध 0026 लेकर के विराजमान है, बॉर्डर लाइन पर, यहीं पर यह गुरु के साथ ही है। और नीच राशि में चंद्रमा 15 डिग्री का विराजमान है और एकादश भाव में राहु है। अभी जातक की महादशा बुध महादशा चल रही है जो 2012 से लेकर 2008 से 15/12/2025 तक रहेगी, विशाखा नक्षत्र में, ठीक है। उसके बाद केतु की महादशा आएगी 15/12/2025 से 14/12/2025 तक, उत्तर फाल्गुनी में है। आगे विचार करते हैं कि कुंडली क्या कहती है। मेष लगन वाले, मैं हमेशा बताता हूं सामान्य तौर पर यह उग्र स्वभाव की राशि है। इसके स्वामी मंगल देव है जो कि ग्रहों की पंचायत में उसको सेनापति माना गया है। ऐसे जातक उग्र स्वभाव होगा, हठी हो गए, धर्म और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति उनमें विद्रोह होगा, अनुशासन बनाए रखने वाली बात है, बाल की खाल निकालने वाली बात है। लेकिन लगन पर अगर अधिक शुभ अशुभ प्रभाव होगा तो उसमें अंतर आ जाता है और हानि हो जाती है, क्रोध को जन्म देता है। लग्ने सप्तम भाव में अस्त है, लग्ने सप्तम भाव में अस्त है। सप्तम भाव में अगर जब लग्नेश होता है तो विलासी होता है, ऐसा जातक कामुक होता है और मनोवृत्ति उग्र हो जाती है। क्यों? अपनी राशि को देख रहा है, उग्र होते, जिसके कारण अपने कार्यों का नाश जातक स्वयं कर लेता है। क्यों? उसकी उग्र मनोवृत्ति होती है, किसी की मानता है नहीं, और वो ऐसे काम करता है जान को जोखिम में डालने वाले जो चाहता है, और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी आ जाती है। यहां पर चतुर्दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, जैसे डिग्री है, व्यवसाय में उच्च फल देगा, अच्छा करेगा, अपनी राशि को देगा, सम्मान की कोशिश करेगा। अस्त है, विकल है, जितना है प्रभावहीन है, थोड़ा जो देगा वो देगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देगा, लेकिन त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, थोड़ा कुछ देगा जो कि गिनती के ना बराबर है। द्वितीय भाव को धन के में परेशानी आएगी और कुटुंब से संबंध में परेशानी आएगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में नीच राशि में है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, कुछ शिक्षा मिल जाएगी, क्योंकि केंद्र का स्वामी, जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आता है यह भी एक अच्छी बात आती है, लेकिन नीच हो गया तो परेशानी आ जाएगी, कुछ मिलेगी, त्रुटिपूर्ण शिक्षा मिलेगी। संतान के लिए सूर्य परेशानी देता है, जीवन साथी के साथ मधुरता नहीं होगी, वैवाहिक जीवन में दुख में होगा, दैनिक रोजगार में कष्ट आएंगे। यहां पर शत्रु की राशि में नीच राशि में हो गया, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। नीच राशि का ग्रह प्रभाव तो देगा लेकिन अधिक परिश्रम देगा, संतान की हानि होगी। अन्य लोगों की तुलना में वह अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, अहंकारी है, पाप आत्मा है, दासत्व इसके भाग में होता है। दूसरे की दासता लिखा, दूसरे के नीचे काम करना वो इसकी नियति हो गई है, इसके भाग में आ गई है। वह हमेशा दूसरे के नीचे ही काम करेगा। जैसे कुछ शिक्षा त्रुटिपूर्ण रहेगी, बुद्धि बल
थोड़ा सा अपना कर लेगा, काम जैसे तैसे कर लेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में नीच राशि में है। माता को कष्ट होगा, स्वयं को भी कष्ट होगा, माता को मानसिक विकार होंगे, जीवन में कष्ट होंगे, परंतु सुख और धन संबंध में उसको योग मिलते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति है, उसको कुछ पैतृक संपत्ति यहां पर मिल जाएगी और पैतृक धन यहां पर उसको मिल जाएगा। बात करते हैं बुध की। बुध मेष लगन के लिए कारक है, तृतीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में मृत अवस्था में 0026 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा, कुछ कभी भीरू हो जाएगा, डरपोक भी हो जाएगा, कभी साहसी भी हो जाएगी, बुद्धि कमजोर होगी, कि बुध अस्त है और फिर अशुभ प्रभाव में भी है, बाद में बात करेंगे। गुरु की बात करें, गुरु भाग्य का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, मृत अवस्था में है, राहु से पीड़ित है, ज्ञान की वृद्धि कम होगी, धन की उसकी भाग्य की हानि होगी, भाग्य की हानि होगी और त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है कि मृत अवस्था में यह प्रभाव नहीं माने, ऐसा माना नहीं जाता है कि भाग्य की हानि होगी। भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में है, भाग्य उदय, ऐसे का शादी होने के बाद भाग्य उदय होगा, पर क्या खाक उदय होगा, 29-30 लेकर के बैठा हुआ है और पीड़ित भी है, आगे बताएंगे कैसे पीड़ित है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 10 को द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, अपने ही है। यहां मान लिया अस्त है, अस्त ना हो या हो, अस्त शुक्र सप्तम भाव में चरित्र को छोड़ करके बाकी सब दे रहा है, तो जब चरित्र गायब होगा तो क्या होगा। ऐसे जातक की काम शक्ति अधिक होती है और सूर्य से अस्त है, और जब सूर्य से अस्त हो गया, शुक्र विवाह का कारक है, ऐसे जातक के विवाह में भी परेशानी आएगी और दाम्पत्य सुख में भी परेशानी मिलेगी। ऐसे जातक का दाम्पत्य सुख सफल नहीं होता। अपनी ही राशि में अस्त हो गया, मंगल के साथ है, मंगल ऊर्जा है। जहां हमारे ज्योतिष शास्त्रों का कथन है, जहां शुक्र और मंगल बैठते हैं, एनर्जी काम करता है, क्योंकि शुक्र भोगविलास का कारक है और मंगल ऊर्जा है, दोनों के बराबर अंश है और दोनों लगन को देख रहे हैं, उसको उसकी तरफ, प्रवृत्ति की तरफ धकेल रहे हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों दसम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है। माता भूमि के पक्ष में थोड़ी सफलता मिलेगी, तो ये शुभ भावों का स्वामी है, सफलता मिलेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर है, रोग शत्रु में दबा के रखेगा। दसम दृष्टि से अपने स्थान को देख रहा है, तो पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का बना बनाया उसको यहां पर मकान मिलेगा, पिता का सहयोग व्यवसाय में मिलेगा और व्यवसाय उसका अच्छा होगा, सफलता हो जाएगी। परंतु दसम दृष्टि से मन चिंतित होगा, नीच दृष्टि से देख रहा है। यहां मैंने पहले ही बता दिया, उतना ही प्रभाव मिलेगा जितने अंश हैं। मकान बनाने की जरूरत नहीं, पिता का बना हुआ मकान मिलेगा। व्यवसाय में जैसा भी ग्रह है वैसा उसको पूरा व्यवसाय मिल जाएगा, प्रतिष्ठा वाली बात नहीं। माता पिता अच्छे प्रतिष्ठित आदमी है, लेकिन संतान अगर सोचते, हर माँ बाप सोचता है कि हमारी संतान हमारे से भी ज्यादा प्रतिष्ठित हो। यहां पर अगर उसको तकनीकी काम दे दिया, छोटा मोटा करके गुजारा कर लेगा, व्यवसाय तो उसको मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, लेकिन प्रतिष्ठा से रहित होगा। और लगन को देख रहा है, काम भी दे रहा है, लगन को देख भी रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है, तो सम्मान में कमी का कारण बनना है। बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है, आमदनी के पक्ष में कभी सफलता कभी नहीं, परिश्रम अधिक, लाभ हानि ऐसी ही रहती है। पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी तो होगा। संतान के विषय में यहां परेशानी आएगी, संतान के विषय में परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा राहु, सप्तम भाव को देख रहा। सप्तम भाव में पहले मंगल भी, सूर्य भी, शुक्र भी अस्त है और गुरु की 29 डिग्री, राहु की 29 डिग्री 70, राहु को यहां पर पीड़ित कर रहा है और राहु और गुरु भागेश है। और जब गुरु पीड़ित है 29 डिग्री पर, तो बुध तो साथ में नजदीक है, तो बुध भी पीड़ित हो रहा, बुद्धि का भी फर्क पड़ रहा है राहु में। और राहु गुरु को भी पीड़ित कर रहा है, बुध को भी पीड़ित कर रहा है। तो ये 29-17 पर है, 29-17 यहीं पर ही आ जाएगा, ये 0026 पर गुरु और बुध दोनों पीड़ित है। बात करें केतु की। केतु पंचम भाव में है, शिक्षा संतान में परेशानी, उग्रवाणी कठोर ऐसी होती है, भाग्य की हानि होगी और उतार चढ़ाव होंगे आमदनी में।
और नवम दृष्टि लगन के ऊपर है, तो जल्दबाज होगा, किसी की सुनेगा नहीं। मैंने आपको सभी ग्रहों का प्रभाव बताया। अब सप्तम भाव में मंगल शुक्र सूर्य गुरु है। जब सप्तम भाव में मंगल और शुक्र गुरु होते हैं, ये युति प्रभाव बदल जाती है और उसके ऊपर राहु का भी प्रभाव आ गया। उसकी तो बात छोड़ दो, राहु प्रभाव दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन जब सप्तम भाव में ये चारों ग्रह हों तो ऐसा जातक लोगों से घृणा प्राप्त करता है। लोग उसको घृणा की नजर से देखते हैं। उसमें कामना शक्ति अधिक होती है, क्योंकि मंगल भी आ गया, शुक्र भी आ गया, शक्ति अधिक होती है, आसक्त होता है, माया भी होता है, छल करने वाला होता है, छल होता है, शराबी होता है, और उसके पास जो भी ज्ञान होता है वो दूषित ज्ञान होता है, तो ज्ञान वाली बातें नहीं होती। ये चार युति का सप्तम भाव में अंतर आ गया। दूसरा सूल योग, 7 ग्रह में से किसी भी भाव में हो, एक शनि यहां पर है, 4 यहां पर है, 5 और 2 7, 7 ग्रह 3 भावों में है। अगर 7 ग्रह 3 भावों में हो, उसको सूल योग कहा गया है। लोगों से घृणा का पात्र होगा, निंदित होगा, निष्ठुर होगा, निर्धन होगा, विवाद में तत्पर होगा, झगड़ा करने के लिए तैयार होगा और लोगों की आंख में चुभेगा। ये सूल योग का प्रभाव आ गया। तो मैंने आपको सप्तम भाव में 4 ग्रह का प्रभाव बता दिया, सूर्य मंगल गुरु शुक्र का। लोगों से घृणा मिलेगी, कामास्त्र में ज्यादा होगा, कामस्थ होगा, शराबी होगा, और सूल योग का बता दिया। अब बात करते हैं शिक्षा के महत्व जो बिंदु की। देखिए, बुद्धि लगन, लगन पर पाप प्रभाव है, लगन भी पीड़ित है। लग्नेश, लग्नेश अस्त है। बुध और पंचम भाव, पंचम भाव में केतु है और बुध पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव है, तो यहां पर भी पीड़ित आ गया, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी। और पंचमेश और पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में है पर पीड़ित नहीं है। नीच राशि में है, परिश्रम से देगा, सूर्य पीड़ित नहीं है, नीच राशि में है, ना ही केतु का प्रभाव है, सिर्फ नीच राशि में। नीच राशि का ग्रह अधिक परिश्रम से देगा, तो उसको शिक्षा में और संतान में अधिक परेशानी या परिश्रम करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, तो उसको मिल सकता है। यानी पंचमेश, इसको हम ठीक कह देते हैं, नीच राशि में अशुभ नहीं होता, अधिक परिश्रम का। अब बात करते हैं मन के घोतक क्या है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव शनि है, नॉट ए बैड, कोई बैड नहीं है, ठीक है शनि, क्योंकि दसम और एकादश भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पर नीच राशि में आ गया, अष्टम में आ गया, और चंद्रमा अपने आप में यही है, जैसे मैंने बताया, दोनों बात एक ही आ गई। और गुरु, गुरु मृत अवस्था में राहु से पीड़ित है, तो आप देखिए गुरु भी पीड़ित हो गया, एक चतुर्थ भाव बच गया, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में आ गया, पीड़ित नहीं है, और पंचमेश है। यानी ये 3-4 बिंदु लेकर के बच्चा आगे पढ़ रहा है। और अभिभावक सोचते हैं कि हमारा अच्छा बच्चा पढ़ जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आज के जमाने में कैसे सम्मिलित होगा। मैंने आपको ये उदाहरण पहले अपने एपिसोड शायद 8 में भी दिया है और 149 में भी दिया है, अब दोबारा उसको देखिए। ये एक मापदंड है बच्चे की शिक्षा के विषय में। तो यहां पर शिक्षा में परेशानी आ गई, द्वितीय भाव का स्वामी अस्त है, वंश की हानि हो गई, शुक्र विवाह का कार्य के विवाह में परेशानी आ गई, समाज में अपमान मिल गया, सूल योग हो गया। अब और क्या चाहिए, अभिभावक तो वैसे ही परेशान रहते हैं। तो दर्शकों, मैंने इस होनहार बच्चे की कुंडली में आज मैंने पूरा विश्लेषण करके उसके शिक्षा में किस हिसाब से कमी आई और क्या उसको सम्मान में आज नहीं होगा। आज तो मान लिया उसकी आयु 17-18 साल है, आगे उम्र बढ़ने दो, अभी उम्र है कुछ करने की। जब अपनी आयु पे आएगा तो सारे ये ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखा देंगे। अब जरूरी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि हमारे पास, मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी है नहीं। कर्म आपने करना है, फल भगवान ने देना है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल ये बच्चा लेके आया है, और इसके माँ बाप के ऐसे कर्म होंगे तो ऐसी योगकार संतान उसको मिली है। माँ बाप के पास दुनिया भर का पैसा है, आज वो एमबीबीएस भी करा सकते हैं, कितनी भी पढ़ाई विदेश में भी करा सकते हैं, पर कराए किसको। बच्चे में कुछ दाने हो जब तो कराएं। बच्चे तो इस लेवल में है, उनको भी अपने कर्म का फल मिलता है, उनको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अपने
दूर करने चाहिए और बच्चे के भी उपाय करने चाहिए। हो सकता है भगवान कुछ कर ले, थोड़ा बहुत राहत मिल दे। बदला नहीं जा सकता, ग्रहों को संवारा जा सकता है। ग्रहों के उपाय आदि करके, उनकी हाथ जोड़ करके, राम राम करके, उनसे कुछ शुभ उपाय की आशा की जा सकती है। बदलने वाला कोई नहीं है, बदलेंगे आपके कर्म ही बदलेंगे। हम जो आए हैं पिछले जन्म से कर्म लेकर के आए हैं उसका प्रभाव से, और इस जन्म में हम जो काम करेंगे वो हमको आगे मिलेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित हो जाते हैं अगले गर्भ के, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं आज ही इसी समय भी मिल जाते हैं। तो ये कर्म फल का भेद है। दर्शकों, मैंने एक बच्चे की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। आपके भी बच्चे हो, देखना आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता। मैंने पहले भी 2-3 ऐसे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, दूसरे को भेजे, दोस्तों को भेजे, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर नवदहर, यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। अब इसमें उपाय की बात करते हैं। उपाय तो मैंने बताया ही नहीं, मैं क्लोजिंग के थे। शापित कुंडली, शापित दोष निकालना पड़ेगा। सूर्य को हमेशा अर्घ देना पड़ेगा। लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा। गुरु का रत्न धारण करना पड़ेगा। चंद्रमा का रत्न धारण करना पड़ेगा। उसी से काम चल जाएगा। और नारायण बलि, नाग बलि, श्राद्ध अवश्य करना पड़ेगा। दर्शकों, जैसा मैंने बताया, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हाथ से पत्रिका लिखी जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन किया जा सकता है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, आपका नंबर आने से जरूर आपका वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करेंगे, और बाकी दर्शकों का भी मार्गदर्शन होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए। आप लिखते क्यों नहीं? आपका कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरे मन को उत्साहित करता है और उससे मेरी प्रेरणा बढ़ती है, मेरा मनोबल ऊंचा उठता है। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूंगा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और भाई मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे। मैं आपको परिश्रम करके आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी प्रफुल्लित होता हूं कि लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।